हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे RSCIT की। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ 35 प्रश्नों की क्लास, ठीक है। और याद रखना आपके एग्जाम में भी पूरे 35 प्रश्न आएंगे। और इस क्लास में पूरे दोस्तों कितने प्रश्न है? 35 प्रश्न है, ठीक है। और ये जो क्लास आधारित है आपकी बुक पे आधारित है, ठीक है। जो आपके बुक के चैप्टर है ना, उनसे दोस्तों क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मान लो आप, ठीक है। और उम्मीद ये करता हूं मैं कि इस 35 क्लास क्वेश्चन की क्लास देखने के बाद में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैंने MS वर्ड का टॉपिक लिया है दोस्तों, ठीक है। एक्सेल का भी लिया है दोस्तों मैंने, और साथ में मैंने एक्सेल के बाद में पावर पॉइंट का भी दोस्तों मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है। मतलब 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिकों से मैंने यहाँ पे प्रश्न उठाने की कोशिश की है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन तभी मिल पाएगा जब पूरी क्लास आप आराम से देखेंगे, ठीक है। तो एक नोटबुक ले लो साथ में। अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट होता है ना कि भाई इस क्वेश्चन में हमको कंफ्यूजन है, आप उसको नोट कर लीजिए और फिर आराम से पढ़िए घर बैठ करके, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों इन 35 प्रश्नों में से आपके लगभग 30% सही हो जाएंगे। तो मैं आपको देता हूं 30% सही करने का टारगेट, और देखते हैं किन किन बच्चों के 30% सही होते हैं भाई इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सामने देखिएगा। पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल वर्कबुक मूलतः किन घटकों का एक संग्रह होता है। एक्सेल वर्कबुक मूलतः किन घटकों का एक संग्रह यानी कि कलेक्शन होता है। पहला केवल वर्कशीट का, दूसरा केवल चार्ट्स का, तीसरा वर्कबुक्स का, या फिर चौथा ऑप्शन बात करें हम वर्कशीट्स एवं चार्ट्स दोनों का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करता हूं आप इसका सही जवाब देंगे, ठीक है। तो एक्सेल वर्कबुक मूलतः किन घटकों का यानी कि घटकों का एक संग्रह यानी कि कलेक्शन होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, और 4 में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों वर्कशीट एवं चार्ट्स दोनों का। मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन में लगा लो टिक दोस्तों, वर्कशीट एवं चार्ट दोनों का, ठीक है। संग्रह होता है कौन? यहाँ पे एक तरीके से एक्सेल होता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहाँ पे आप समझ गए होंगे पहले प्रश्न में। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक्सेल में नेम बॉक्स का प्रमुख कार्य क्या होता है। एक्सेल में नेम बॉक्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? फॉर्मूला को एडिट करना, एक्टिव सेल का एड्रेस या लोकेशन दिखाना, स्टेटस बार को नियंत्रण करना, या मेन्यू ऑप्शन प्रदर्शित करना। दोस्तों मैंने इस क्लास में 10% MS वर्ड के लिए है, 10% आपके एक्सेल के लिए है दोस्तों, ठीक है। और 10% मैंने आपके पावर पॉइंट के लिए है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, 30% तो इनके हैं और 5% फिर अन्य चीजों के हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा बहुत अच्छा लगेगा आपको ये क्लास और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, MS वर्ड अकेला ऐसा टॉपिक है जहां से 4 से 5% आपके एग्जाम में मिलेंगे, और एक्सेल भी ऐसा टॉपिक है जहां से 4 से 5% आएंगे, और 4-5% ही आपके पावर पॉइंट से आएंगे दोस्तों एग्जाम के अंदर। तो उम्मीद करूंगा ये आप अच्छे से देखेंगे। और साथ में अगर आपको ये सीखना है कि MS वर्ड में कैसे क्वेश्चन बनते हैं या फिर एक्सेल में कैसे कैसे क्या होता है, तो मैंने चैप्टर सभी डाल रखी है दोस्तों। वहां पे मैंने MS वर्ड और एक्सेल का अच्छे से मैंने प्रैक्टिकल आपको समझाया दोस्तों। तो एक बार देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी चैप्टर समरी, वहां से मैंने 1 से 15 तक डाल रखी है, आप देखना एक बार जरूर, ठीक है। तो एक्सेल में नेम बॉक्स का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? ये क्या करता है? एक्टिव सेल का एड्रेस या लोकेशन दिखाता है दोस्तों। एक्टिव सेल का एड्रेस और लोकेशन कौन दिखाता है दोस्तों? नेम बॉक्स दिखाता है। कौन दिखाता है दोस्तों? नेम बॉक्स दिखाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और दूसरे में आपने बी ऑप्शन टिक कर लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, किसी सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे सेल पर लागू करने के लिए सबसे उपयुक्त टूल कौन सा है? किसी सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे सेल पर लागू करने के लिए सबसे उपयुक्त टूल कौन सा है? पहला कॉपी पेस्ट कमांड, दूसरा कंट्रोल-C और कंट्रोल-V, या फिर तीसरा ऑप्शन इंसर्ट फंक्शन या फॉर्मेट पैटर्न। देखिए दोस्तों बात की जा रही है कि किसी सेल की फॉर्मेटिंग को, मतलब जो एक सेल की फॉर्मेटिंग है ना, उसको दूसरे सेल पर अप्लाई करना या लागू करना किस टूल का काम होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का। किसका होता है भाई साहब? फॉर्मेट पेंटर का होता है। और लगा लीजिए दोस्तों डी ऑप्शन पे टिक, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे में कर लीजिए दोस्तों, डी ऑप्शन कर लीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आपके पहले 3 प्रश्नों में से आपके एकदम तीनों सही हो गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, एक्सेल में किसी रो या कॉलम को स्क्रॉल करने पर स्थिर यानी कि फिक्स रखने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? एक्सेल में किसी रो या कॉलम को
स्क्रॉल करने पर स्थिर रखने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जा रहा है? कि भाई जब आप स्क्रॉल करो ना तो रो और कॉलम की जो हेडिंग है ना वो स्थिर हो जाए एक तरीके से। किसकी दोस्तों? रो और कॉलम की। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? स्प्लिट कमांड का उपयोग करेंगे, फ्रीज पेन का उपयोग करेंगे, हाइड कमांड का उपयोग करेंगे या रैप टेक्स्ट का उपयोग करेंगे। दोस्तों एक्सेल में रो और कॉलम को फिक्स करने के लिए जो उपयोग किया जाता है ना वो किया जाता है दोस्तों फ्रीज पेन का। इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों फ्रीज पेन का किया जाता है। तो लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, फ्रीज पेन। अब एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जब रो और कॉलम आ गए आपके सामने तो मुझे बताइए आपके जो एमएस एक्सेल है उसमें टोटल कॉलमों की संख्या कितनी है और रो की संख्या कितनी है? तो इस बात को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको हल्का सा, ठीक है, आपको समझ में भी आएगा और यहाँ से अगर क्वेश्चन उठ जाता है तो आप गलत नहीं करोगे। दोस्तों रो की बात करें तो एमएस एक्सेल के अंदर, एमएस एक्सेल 2019 की बात कर रहा हूँ, 2007 से, है ना, उसके बाद की, तो यहाँ पे जो रो की संख्या है वो है 10,48,576 होती है जो 1 से चलती है। और ये किस में चलती है दोस्तों? नंबर में चलती है, ठीक है। और बात करें दोस्तों कॉलम की तो ये होती है दोस्तों 16,384। कितनी होती है दोस्तों? 16,384। और ये चलते हैं दोस्तों ए से लेकर के एक्स एफ डी तक चलते हैं। कहां से कहां तक दोस्तों? ए से एक्स एफ डी तक होते हैं। ए आपका पहला कॉलम होता है भाई साहब, पहला कॉलम ए होता है। और अंतिम कॉलम की बात की जाए तो एक्स एफ डी होता है, ये आपका अंतिम कॉलम होता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सेल 2019 में चयनित डेटा से चार्ट बनाने के लिए कौन सी फंक्शन की शॉर्टकट के रूप में उपयोग होती है? एक्सेल 2019 में चयनित डेटा से चार्ट बनाने के लिए, क्या दोस्तों एक्सेल 2019 में चयनित डेटा से चार्ट बनाने के लिए, मतलब कोई डेटा आप सेलेक्ट कर देते हैं उससे आप चार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। चार्ट मतलब कैसे? जैसे मान लो ऐसे ग्राफिकल चार्ट आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये चार्ट जो बनते हैं दोस्तों वो चयनित डाटा से किस शॉर्टकट की से बनाए जाते हैं? F11 से, F5 से, F7 से या F3 से? जल्दी से बताइए दोस्तों पांचवे में क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है चारों में से? क्लास अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किए उन बच्चों के साथ में जिन बच्चों की RSCAT के एग्जाम में, तो अभी कर दीजिए जिससे उन बच्चों को हेल्प मिलेगी दोस्तों। और साथ में आपको भी रोजाना क्लास के अपडेट चाहिए तो आज ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूं मैं आपके लिए, ठीक है। और बाकी ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, ठीक है। तो एक्सेल 2019 में चयनित डेटा से चार्ट बनाने के लिए कौन सी फंक्शन की शॉर्टकट के रूप में उपयोग होती है? तो भाई साहब जो होती है वो होती है F11। कौन सी होती है दोस्तों? F11 होती है। ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों पांचवे में? ए ऑप्शन होगा, F11 होगा। उम्मीद करता हूं आपके जो इस क्लास का अभी तक का जो स्कोर बन रहा होगा 5 में से 5 एकदम सही हो गए होंगे। तो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनके 5 में से 5 सही हो गए हैं और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक खाता ही नहीं खुला? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। भाई ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 5 में से 5 ही गलत हो गए भाई, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताने इन सब बातों को। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है दोस्तों, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2019 की फाइल एक्सटेंशन क्रम से क्या है? मतलब एक्सेल 2003 की पूछ रहा है यहाँ पे, एक्सेल 2007 की पूछ रहा है और एक्सेल 2019 की पूछ रहा है फाइल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब फाइल का टाइप, मतलब एक तरीके से जानने का प्रकार बोल सकते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हो सकता है आपकी बार भी पूछ ले। तो दोस्तों यहाँ पे 2003 की बात करें तो 2003, 2007 और 2019 की बात की जा रही है यहाँ पे। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? आपको अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं मुझे। देखिए दोस्तों एक्सेल 2003 की मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फिर 2007 की लिख देता हूं और उसके बाद 7 और उसके बाद जो भी है ना, मतलब 7 के बाद जो भी चलती हैं वो देख लिया, आप देख लीजिए। 2003 में जो एक्सटेंशन थी वो थी .xls, ये थी दोस्तों, ठीक है। 2007 की बात करें .xlsx और ये उसके बाद 2007 और उसके बाद में चलती रह रही है, ये मतलब यही है उसके बाद में। तो यहाँ पे बात करें 2003 की क्या है, .xlsx है ना। इसके बाद में 2007 की बात करें .xlsx है और यहाँ पे 2019 की बात करें तो .xlsx है, मतलब समान ही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से में आएगा, ये तो आएगा नहीं DOC, क्योंकि ये तो MS वर्ड किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे पहला भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे आएगा पहला, तीसरा ऑप्शन देखिएगा .xls 2003 की, 2007 की और 2019 की। सी लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहाँ पे सी ऑप्शन पे बच्चे टिक लगा लीजिए सभी, सी ऑप्शन, ठीक है। 2003,
2007 और 2019 की फाइल एक्सटेंशन आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। तो कौन कौन ऐसे बच्चे जिन्हें क्लास अच्छी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि पेस्ट स्पेशल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। पेस्ट स्पेशल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। पहला, केवल डेटा पेस्ट करने के लिए, केवल कमेंट्स जोड़ने के लिए, वैल्यूज, फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग को विशेष तरीके से पेस्ट करने के लिए, या वर्क बुक सेव करने के लिए। बताइए दोस्तों, पेस्ट स्पेशल का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। जल्दी से आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर आपने एक्सेल पढ़ रखा है तो भाई। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों वैल्यूज, फॉर्मूला या फॉर्मेटिंग को विशेष तरीके से पेस्ट करने के लिए। वैल्यूज, फॉर्मूला या फॉर्मेटिंग को विशेष तरीके से पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल काम आता है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही हो गया होगा, ठीक है, सभी ने टिक किया होगा सी ऑप्शन पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि एक्सेल में फॉर्मूला को कॉपी करने पर सेल रेफरेंस का व्यवहार कैसा होता है। एक्सेल में फॉर्मूला को कॉपी करने पर सेल रेफरेंस का व्यवहार कैसा होता है। हमेशा स्थिर रहता है, ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, या फिर केवल एब्सोल्यूट रहता है, या कोई परिवर्तित नहीं होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब 8वें में। दोस्तों एक्सेल में फॉर्मूला को कॉपी करने पर सेल का जो रेफरेंस होता है ना, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है दोस्तों, एडजस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट कॉम्बिनेशन सही है। एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट कॉम्बिनेशन सही है। केवल लाइन चार्ट, केवल पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट सभी, केवल एरिया चार्ट। देखिए दोस्तों कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो लाइन चार्ट अकेला नहीं आएगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसमें बार चार्ट होगा, लाइन चार्ट होगा और पाई चार्ट होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं 9वीं में आपने सीपी टिक कर लिया होगा, बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में फॉर्मूला बनाते समय किन तत्वों का उपयोग किया जा सकता है। बताइए दोस्तों एक्सेल में फॉर्मूला बनाते समय किन तत्वों का उपयोग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन केवल सेल वैल्यूज का, दूसरा केवल सेल रेफरेंस का, तीसरा वैल्यूज और रेफरेंस दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। एक्सेल में फॉर्मूला बनाते समय किन तत्वों का उपयोग किया जा सकता है। किनका किया जा सकता है भाई, जल्दी से बताइएगा मुझे। दोस्तों फॉर्मूला बनाते समय जो तत्व होंगे वो वैल्यूज एंड रेफरेंसेस दोनों का होगा दोस्तों, ठीक है। वैल्यूज एंड सेल रेफरेंस दोनों का होगा, ठीक है। अब चलते दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। लेकिन मुझे बताइए आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ऐसे थे जो आपको लगता है कि एकदम सही हो गए आपके, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो लोग पहली बार क्लास देखने के लिए आए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। और साथ में मेरी कंप्लीट चैप्टर समरी भी देखें एक बार, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, ठीक है। चैप्टर समरी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, देखिएगा एक बार 1 से 15 तक की चैप्टर समरी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। पहला एंड्रॉयड, iOS, विंडोज या लिनक्स डेस्कटॉप OS। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। तो बात करें दोस्तों 11वें की, तो यहाँ पे देखिएगा एंड्रॉयड को शामिल किया जाता है दोस्तों, iOS को भी किया जाता है और विंडोज को भी किया जाता है, बट शामिल नहीं किया जाता है कौन से को, लिनक्स डेस्कटॉप OS को नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। तो 11वें में आपने सभी ने डी ऑप्शन पे टिक कर लिया होगा दोस्तों। अब चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जीपीएस तकनीक, क्या दोस्तों जीपीएस तकनीक का सही और पूर्ण रूप क्या दर्शाता है। जीपीएस तकनीक का सही और पूर्ण रूप क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन ज्योग्राफिकल पोजीशन सिस्टम, या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, या ग्राफिकल पोजीशनिंग सॉल्यूशन, या जनरल पोजीशनिंग सर्विस। बताइए दोस्तों क्या होगा जीपीएस का पूर्ण रूप। देखते हैं किन किन बच्चों का सही आता है आंसर। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पिछली क्लासेस में आपको काफी बार बताया था इस क्वेश्चन के मामले में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों ग्लोबल
पोजिशनिंग सिस्टम। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया होगा। बी ऑप्शन इज राइट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, एंड्रॉइड डिवाइस में उपलब्ध स्क्रीन लॉक सिक्योरिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एंड्रॉइड डिवाइस में उपलब्ध स्क्रीन लॉक सिक्योरिटी, क्या दोस्तों स्क्रीन लॉक सिक्योरिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन, केवल पैटर्न लॉक उपलब्ध होता है, केवल पिन आधारित सुरक्षा होती है, केवल पासवर्ड ही उपयोग किया जा सकता है, या फिर पैटर्न पिन पासवर्ड तीनों विकल्प उपलब्ध रहते हैं। भाई अकेला ये तो नहीं रहता, गलत बात है, ये भी कथन गलत है, ये भी कथन गलत है, और केवल पासवर्ड उपयोग किया जाता है, ये भी कथन गलत है। दोस्तों हम पैटर्न का भी यूज कर सकते हैं, पिन का भी कर सकते हैं, और पासवर्ड का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही कथन कौन सा है? ये डी ऑप्शन कथन है, बाकी सारा गलत है। ठीक है, तो डी पे टिक लगा लीजिएगा। पैटर्न, पिन और पासवर्ड तीनों विकल्प उपलब्ध होते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एंड्रॉइड ओएस के वर्जन प्रोग्रेशन के आधार पर सबसे नवीन संस्करण कौन सा है? निम्नलिखित में से एंड्रॉइड ओएस के वर्जन प्रोग्रेशन के आधार पर सबसे नवीन संस्करण कौन सा है? एंड्रॉइड पाई, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11 या एंड्रॉइड 12? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं भाई इसका। निम्नलिखित में से एंड्रॉइड ओएस के वर्जन की बात की जाए, प्रोग्रेशन के आधार पर नवीनतम संस्करण की बात की जा रही है। यहाँ पे नवीनतम संस्करण की बात की जा रही है, किसके आधार पर? प्रोग्रेशन के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा इसका, वो होगा दोस्तों एंड्रॉइड 12। क्या होगा दोस्तों? एंड्रॉइड 12 क्या है दोस्तों? नवीनतम वर्जन है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 15वां, ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। विंडोज मोबाइल, आईओएस, एंड्रॉइड या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है, तो ये होगा दोस्तों एंड्रॉइड। क्या होगा दोस्तों? एंड्रॉइड होगा, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा एंड्रॉइड। उम्मीद करता हूं 15वें में आपने सी पे टिक कर दिया होगा, और मुझे बताइए 15 में से आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न ऐसा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि मोबाइल हॉटस्पॉट फंक्शनलिटी को सक्षम करने के लिए मुख्य रूप से किस कनेक्टिविटी का उपयोग किया जाता है? वाईफाई का, ब्लूटूथ का, इंफ्रारेड का, या सभी विकल्प समान रूप से आवश्यक होते हैं? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो जहां भी हॉटस्पॉट आ जाए ना दोस्तों लिखा हुआ, ठीक है, तो वहां पे किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? वाईफाई की पड़ती है। वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम होता है दोस्तों, तो वाईफाई की जरूरत पड़ती है, वायरलेस फिडेलिटी। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन, लगा लीजिए टिक यहाँ पे 16वें में ए ऑप्शन। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ क्लास से आप बोर नहीं हुए होंगे। ठीक है, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो क्लास से बोर हो चुके हैं भाई? तो भैया तैयारी तो करनी पड़ेगी आपको, बोर होने से कुछ नहीं होता है, बस क्वेश्चन देखते रहिए आप। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 17वां प्रश्न है एमएस वर्ड से, कि एमएस वर्ड में कर्सर के दाईं ओर, एमएस वर्ड में क्या दोस्तों? एमएस वर्ड में कर्सर के दाईं ओर यानी कि राइट साइड स्थित अक्षर को मिटाने के लिए या हटाने के लिए कौन सी की उपयुक्त होती है? एंड की, बैक स्पेस, डिलीट या होम की? देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा है ए, बी और सी लिख रखा है आपने, और आप चाहते हो कि आपका कर्सर है ना, कर्सर आपका, मैं बता रहा हूं आपको, कर्सर आपका यहां रखा हुआ है ना, तो मैं चाहता हूं कि देखो अगर इधर मिटाना है ना आपको कर्सर के, मतलब कर्सर ये है और कर्सर के आपको लेफ्ट का मिटाना है। किसका मिटाना है? लेफ्ट साइड का। तो दोस्तों आप क्या आएगा? बैक स्पेस काम। क्या आएगा दोस्तों? बैक स्पेस काम आता है जब कर्सर के लेफ्ट का मिटाते हो तो। लेकिन कर्सर के इधर की साइड का मिटाओगे आप, राइट का, मतलब कर्सर के राइट का आपको मिटाओगे तो काम आएगा दोस्तों डिलीट की। क्या आएगा दोस्तों? डिलीट की काम आएगी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। कर्सर की राइट साइड कौन मिटाएगा दोस्तों? डिलीट की मिटाएगी, तो यहाँ पे आएगा डिलीट की। ओके, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था एग्जाम में, उम्मीद करूंगा आपकी बारी गलत नहीं करोगे आप। डिलीट की, ठीक है। एंड की क्या करती है दोस्तों? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंड की क्या करती है? कर्सर को लाइन के अंत में, लाइन के अंत में ले जाती है। सॉरी, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाती है। कौन? एंड की। बैक स्पेस की क्या काम आती है दोस्तों? कर्सर के लेफ्ट का मिटाती है। ओके, और होम की क्या करती है? कर्सर के
या कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाती है, लाइन के शुरुआत में ले जाती है। शुरुआत में कौन ले जाती है भाई? होम की ले जाती है। कर्सर को लाइन की शुरुआत में कौन सी कुंजी लेके जाती है दोस्तों? होम की लेके जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 17वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने ऑप्शन आपको समझाए हैं उनको एक बार लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, जिससे आपको बार बार क्वेश्चंस देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आपके इन 17 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो चुके हैं? 35 प्रश्नों की क्लास थी, 17 हो चुके हैं। तो 17 में से आपके कितने प्रश्न सही हो गए वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। अब चलते हैं बिना किसी देरी के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, ये तो आपको पता है। कौन कौन सा होता है भाई 2 प्रकार का? एक तो होता है आपके पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। बदलने का विकल्प किस टैब में उपलब्ध होता है? रेफरेंस टैब में, लेआउट टैब में, व्यू टैब में या मेलिंग टैब में? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप एमएस वर्ड के अंदर पेज ओरिएंटेशन बदलना चाहते हैं, ठीक है भाई, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करना चाहते हैं या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, तो किस टैब में आप जाओगे दोस्तों? यहां के लिए टैब जो होगा वो होगा दोस्तों लेआउट टैब। कौन सा होगा भाई साहब? लेआउट टैब होगा, इसके अंतर्गत आप बदल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट जो होता है दोस्तों वो बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है दोस्तों? पोर्ट्रेट रहता है, और एक वर्टिकल होता है। ऐसे कैसे रहता है दोस्तों? वर्टिकल शेप में रहता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल शेप की बात की जाए तो कौन सा रहता है दोस्तों? लैंडस्केप मोड रहता है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, मतलब आडा, ओके, आडा पेज जो भी आप बोलो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे 18वें प्रश्न को आप। अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां है दोस्तों, टाइम्स न्यू रोमन एमएस वर्ड में किस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? टाइम्स न्यू रोमन एमएस वर्ड में किस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन एक तरीके से क्या होता है ये पूछ रहा है। फॉन्ट स्टाइल होती है, पेज लेआउट फीचर होता है, प्रिंटिंग ऑप्शन होता है या डॉक्यूमेंट व्यू होता है? दोस्तों यहाँ पे बात की जाए, टाइम्स न्यू रोमन जो होता है दोस्तों एक फॉन्ट स्टाइल होती है। क्या होती है दोस्तों? एमएस वर्ड की फॉन्ट स्टाइल होती है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अब सवाल ये भी बनता है, तो यहाँ पे देखो टिक तो कर लीजिए आप फॉन्ट स्टाइल में। ठीक है, अब यहां से मान लो सवाल ये बन जाए कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओ, जिन बच्चों ने एमएस वर्ड पढ़ रखा है जल्दी से बताइए मुझे, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है एमएस वर्ड के अंदर? दोस्तों बाय डिफॉल्ट होती है कैलिबरी। कौन सी होती है दोस्तों? कैलिबरी होती है। ओके, और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है दोस्तों? फॉन्ट साइज की बात की जाए बाय डिफॉल्ट की, तो फॉन्ट साइज की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो फॉन्ट साइज होती है 11। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है बाय डिफॉल्ट। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है? कैलिबरी होती है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे आप अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए सामान्यतः कौन सी की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए सामान्यतः कौन सी की का उपयोग किया जाता है? पहला कंट्रोल का, अल्ट का, एंटर का या एस्केप का? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब 20वें में, कि एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए सामान्यतः कौन सी की का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अगर नया पैराग्राफ की बात की जाए तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एंटर की का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका किया जाता है दोस्तों? एंटर की का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन पे लगा लो दोस्तों टिक, एंटर की। ओके, एंटर की पे लगा लो दोस्तों टिक यहाँ पे। ठीक है, एंटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, या तो नई लाइन पे जाना हो या नई पैराग्राफ पे जाना हो तो एंटर की प्रेस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 20 में से आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए सभी बच्चे। ठीक है, अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया उन बच्चों के साथ में जिनकी आरएससीआईटी के एग्जाम है, तो शेयर कीजिए सभी लोग। ठीक है, जिससे उनका भी थोड़ा सा एग्जाम का लेवल पता लगे कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है बच्चों की। ठीक है, तो देखते हैं आपके कितने परसेंट सही होते हैं। मैंने टारगेट दिया था क्लास की स्टार्टिंग में कि आपके इस क्लास में 35 में से 30% सही होनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए या किसी दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखने के लिए कौन सा व्यू सबसे उपयुक्त रहेगा? किसी दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखने के लिए कौन सा व्यू सबसे उपयुक्त रहेगा? नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू या वेब लेआउट व्यू? बताइए दोस्तों कौन सा व्यू ऐसा है जो आपके लिए उपयुक्त रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने और मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर दे पाएंगे ढंग से। तो किसी दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखने के लिए कौन सा व्यू यहाँ पे उपयुक्त रहेगा? तो दोस्तों जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों प्रिंट लेआउट व्यू।
क्या रहेगा दोस्तों, प्रिंट लेआउट व्यू रहेगा। बी पे लगा लीजिए दोस्तों टिक, बी ऑप्शन इज राइट, प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, उम्मीद करता हूं 21% आपने गलत नहीं किया होगा भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 21% है ना, 21वां, ठीक है 22वां। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प एमएस वर्ड में किस सेटिंग को दर्शाते हैं? अभी जस्ट ऐसा ही प्रश्न आया था जिसमें आपको मैंने सब कुछ बताया भी था दोस्तों। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस सेटिंग को दर्शाते हैं दोस्तों? पेज ओरिएंटेशन को, पेज साइज को, पेज लेआउट को, या सभी विकल्प को दर्शाते हैं दोस्तों। यहाँ पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की बात की जाए तो ये दर्शाते हैं दोस्तों पेज ओरिएंटेशन को। किसको दर्शाते हैं दोस्तों? पेज ओरिएंटेशन को दर्शाते हैं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपने, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा एमएस वर्ड, वो गलत नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में बदलने के लिए, एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट से लैंडस्केप बदलने के लिए, मतलब पोर्ट्रेट से लैंडस्केप बदलने के लिए सबसे सही विकल्प कहां मिलता है आपको? ठीक है, हेडर एंड फुटर टूल बार में, प्रिंट लेआउट व्यू में, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, आपका एक टैब होता है लेआउट टैब। कौन सा टैब होता है दोस्तों? लेआउट क्या होता है? टैब होता है। उसके अंदर एक ऑप्शन निकलता है दोस्तों आपका, मतलब एक ग्रुप होता है, ऑप्शन तो क्या, पेज सेटअप बॉक्स। ठीक है, जो पेज सेटअप होता है, ऐसे पेज सेटअप लिखा होता है, उसके अंदर दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है आपका पेज ओरिएंटेशन का। ठीक है, तो यहां पे सीधा जाएंगे दोस्तों सी ऑप्शन पे, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ठीक है, मैंने बता दिया दोस्तों ये कहां मिलता है आपको, लेआउट टैब होता है, उसका एक ग्रुप होता है दोस्तों पेज सेटअप नाम से। ठीक है, और उस ग्रुप के अंदर दोस्तों ये मिलता है पेज ओरिएंटेशन के बारे में, है ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे सी पे टिक कर लिया होगा आप सभी बच्चों ने। 23वें में क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24 क्वेश्चंस की तरफ। तो 24वां दोस्तों, एमएस वर्ड 2019 में रिबन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? एमएस वर्ड 2019 में जो रिबन होता है दोस्तों, किन तत्वों से मिलकर के बना होता है? पहला गेट्स, दूसरा विंडोज, तीसरा टैब्स, या डोर्स। जो तत्वों से मिलकर बना होता है भाई साहब, वो होता है दोस्तों टैब्स से। किससे दोस्तों? टैब्स से मिलकर के बना होता है ये। ओके, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, टैब्स। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां है दोस्तों, हेडर और फुटर का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? हेडर और फुटर का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? देखिए दोस्तों, पहले बताता हूं हेडर और फुटर कहां पे लगते हो। जैसे मान लो ये आपका एक डॉक्यूमेंट है। क्या है दोस्तों? ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में बात की जाए दोस्तों, तो ऊपरी ऊपर ये जो पार्ट है ऊपरी ऊपर का, यहाँ तो लगता है दोस्तों हेडर आपका। क्या लगता है दोस्तों? हेडर लगता है। और नीचे नीचे जो पार्ट है ना, यहाँ लगता है दोस्तों आपका फुटर लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना, पेज के टॉप में तो क्या लगता है दोस्तों आपके? हेडर लगता है। और बॉटम में कौन लगता है दोस्तों? बॉटम में लगता है दोस्तों फुटर आपके। तो यहाँ पे आएगा दस्तावेज को सजाने के लिए, पेज के ऊपरी और निचली भाग में जानकारी दिखाने के लिए। तो ये सही है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन, पेज के ऊपरी। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों पेज के ऊपरी, है ना, और निचले भाग में जानकारी दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे लगा लीजिए दोस्तों बी ऑप्शन पे टिक, पेज के ऊपरी और निचले भाग में जानकारी दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों? हेडर एंड फुटर का किया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26 की तरफ। लेकिन मुझे बताइए इन 25 में से आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों कितने परसेंट सही हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26 की तरफ। ओके, 26 क्वेश्चन जो है दोस्तों वह यहाँ पे सामने देखिएगा एक बार। 26 पूछ रहा है आपसे कि एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? मतलब जो भी चयनित टेक्स्ट है, मतलब जिनमें फॉर्मेटिंग लगी हुई है, उन फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? क्लियर फॉर्मेटिंग का, फॉर्मेट पेंटर का, पेज सेटअप का, या स्टाइल्स का? दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा, अगर आप किसी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है दोस्तों, क्लियर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी आपको। क्या दोस्तों? क्लियर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है? एक पैराग्राफ का या एक टेक्स्ट का फॉर्मेट दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? क्लियर फॉर्मेटिंग आएगा। ए ऑप्शन इज राइट 26वें में। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है दोस्तों, पावर पॉइंट स्लाइड शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट इंसर्ट किया जा सकता है? पावर पॉइंट स्लाइड शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट इंसर्ट किया जा सकता है? पहला जेपीजी, दूसरा जीआईएफ, तीसरा वेव, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पावर पॉइंट स्लाइड शो में
जो फॉर्मेट इंसर्ट किए जा सकते हैं वो जीपीजी में भी किए जा सकते हैं, जीआईएफ में भी किए जा सकते हैं और वेव में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। 27वें में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मुख्य उपयोग किस उद्देश्य से या किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मुख्य उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? केवल नोट्स तैयार करने के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने के लिए, इंफॉर्मेशन को विजुअली कम्युनिकेट करने के लिए या फिर केवल प्रिंटिंग के लिए? बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो उपयोग है वो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? दोस्तों जो उद्देश्य होगा वो होगा दोस्तों इंफॉर्मेशन को विजुअली कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ 28वां प्रश्न आपका सही हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें प्रश्न की ओर। 29वां दोस्तों, स्लाइड शो के दौरान स्लाइड बदलते समय जो विजुअल इफेक्ट दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? स्लाइड शो के दौरान स्लाइड बदलते समय जो विजुअल इफेक्ट दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? स्लाइड एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशंस या मोशन पथ? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा स्लाइड ट्रांजिशन। क्या होगा दोस्तों? स्लाइड ट्रांजिशन होगा। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन होगा दोस्तों 29वें में। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा एक बार कि मोशन पथ एनिमेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मोशन पथ एनिमेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑब्जेक्ट को एक पथ पर मूव करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, स्लाइड डिजाइन बदलने के लिए या प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए? बताइए दोस्तों, मोशन पथ एनिमेशन का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा ऑब्जेक्ट को एक पथ पर मूव करने के लिए। ऑब्जेक्ट को एक पथ पर मूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो 30वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ऑब्जेक्ट को एक पथ पर मूव करने के लिए। ठीक है, तो 30 में से आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31 की ओर कि नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग किए जा सकते हैं? नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग किए जा सकते हैं? ब्लैंक प्रेजेंटेशन का, एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन से या डिजाइन टेम्पलेट से या उपरोक्त सभी? दोस्तों नई प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन यानी खाली प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है, पुरानी से बनाया जा सकता है, डिजाइन टेम्पलेट से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी आएगा दोस्तों। डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। उम्मीद करता हूं 31वां आपने सही कर दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें प्रश्न की ओर। 32वां है दोस्तों, सभी स्लाइड्स का आउटलाइन स्ट्रक्चर देखने के लिए कौन सा व्यू उपयोग किया जाता है? सभी स्लाइड्स का आउटलाइन स्ट्रक्चर देखने के लिए कौन सा व्यू उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन स्लाइड सॉर्टर व्यू का, दूसरा नॉर्मल व्यू का, तीसरा आउटलाइन व्यू का और चौथा है दोस्तों रीडिंग व्यू का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे भाई। तो 32वें में क्या आएगा दोस्तों? 32वें में आएगा यहाँ पे आउटलाइन व्यू। क्या आएगा दोस्तों? आउटलाइन व्यू आएगा यहाँ पे 32 में। क्या आएगा दोस्तों? आउटलाइन व्यू आएगा। सी ऑप्शन इज राइट, आउटलाइन व्यू। ठीक है, तो लगा लीजिए सी पे टिक यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, क्या दोस्तों, पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? मतलब कौन सा तरीका सही नहीं है, ध्यान रखना भाई। 3 तरीके सही हैं, एक तरीका कोई सा गलत होगा, इसमें से देखना कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन आ रहा है कि स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू पर क्लिक करना, फाइल में जाकर के न्यू पर क्लिक करना, फाइल में जाके ओपन में क्लिक करना या कंट्रोल एन दबाना। बहुत इजी पर्सन, अगर आपने ढंग से देखोगे तो आराम से कर दोगे दोस्तों इस पर्सन को। तो देखिएगा, स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू पर क्लिक करने से बन जाता है दोस्तों, फाइल पर न्यू पर क्लिक करने से बन जाता है दोस्तों, फाइल में ओपन पे क्लिक करने से नहीं बनता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ओपन में जो फाइल एक तरीके से पुरानी फाइलें होती है वो ओपन होती है, नई फाइल का कोई लिंक नहीं होता है यहाँ से। तो यहाँ पे आएगा गलत कौन सा है दोस्तों, सही कौन सा तरीका नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कंट्रोल एन से भी दोस्तों बन जाती है। तो यहाँ पे जो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, यहाँ का सी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो इससे दोस्तों नहीं बनती है। ओके, दिस इज आपका आंसर। ठीक है, कि फाइल में जाकर के ओपन पे क्लिक करने से न्यू प्रेजेंटेशन नहीं बनाई जा सकती। उम्मीद करता हूं दोस्तों 33 भी आपका सही हो गया होगा। अब चलते हैं 34 की ओर। 34वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? फाइल का, इंसर्ट का, एडिट का या व्यू का?
देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिक्चर की बात की जा रही है, साथ में टेक्स्ट बॉक्स की बात की जा रही है और चार्ट इंसर्ट करने की बात की जा रही है। बताइए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा टैब ऐसा है जिसके द्वारा हम ये तीनों इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंसर्ट करने का सही तरीका होगा वो होगा दोस्तों इंसर्ट टैब से। किससे दोस्तों? इंसर्ट टैब से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट एक साथ में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 35 की ओर। 3500% पूछ रहा है आपसे कि पावर पॉइंट में इंसर्ट की गई इमेज को एडिट करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। पावर पॉइंट में इंसर्ट की गई इमेज को एडिट करने पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई साहब। सोर्स फाइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सोर्स फाइल भी बदल जाती है, केवल सेव करने पर सोर्स बदलता है या इमेज डिलीट हो जाती है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब कि पावर पॉइंट में इंसर्ट की गई इमेज को एडिट करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल्दी से बताइएगा 35वें में क्या आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आप जरूर देंगे इसका आंसर। तो यहां पे आएगा दोस्तों सोर्स फाइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सोर्स फाइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ए ऑप्शन इज राइट। बताइए दोस्तों आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने पर्सन ऐसे थे जो एकदम सही हो गए आपसे। क्या आपके इस क्लास में से 30% सही हुए हैं? अगर हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिएगा अपनी अच्छी से। और जो बच्चे नहीं उनसे बताना चाह रहा हूं मैं कि भाई मैंने चैप्टर समरी की क्लास डाल रखी है, आप एक बार उनको जरूर देखना। खासकर आप MS वर्ड और एक्सेल की जरूर देखना, जिससे आपके कम से कम 10% सही हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्या क्लास अच्छी लगी आपको? अगर लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। मिलता हूं दोस्तों एक और क्लास में, अगली क्लास में, एक और इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। अपनी तैयारी को और बेटर करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय।